तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही सिंपल सा एक कंप्यूटर है। ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस एक्चुअल में है क्या, कहाँ से आया, ये काम कैसे करता है, और इस इतने से डिवाइस ने मतलब दुनिया में इतना सारा मैजिक क्रिएट कर रखा है कि आप घर बैठे बैठे यूट्यूब पे ये वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे या हम कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले हमें इस डिवाइस के बारे में तो पता होना चाहिए कि ये डिवाइस एक्चुअल में है क्या। इस डिवाइस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। हम उसमें किसी भी जर्नल फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और वो उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? कंप्यूटर के अंदर फंडामेंटली इतने पार्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो होता है उसका प्रोसेसर, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। प्रोसेसर बेसिकली आपके अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस को 1 बाय 1 करके प्रोसेस करता है। जैसे कि 2+2 4 करना है तो प्रोसेसर का काम है 2+2 4 करने का। या फिर अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, जैसे कि इस टाइप के कुछ, की पहले लेफ्ट वाले कंडीशन को इवैल्यूएट करो, फिर राइट वाले कंडीशन को इवैल्यूएट करो, इफ एल्स टाइप के स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं, ये सारा का सारा काम होता है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर प्रोसेसर का। मार्केट में बहुत टाइप के प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका इंटेल है या फिर AMD हो गया। मोबाइल फोन्स में अलग प्रोसेसर्स यूज होते हैं। तो प्रोसेसर के बाद यहाँ पे आता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि आपके प्रोग्राम्स को टेम्पररी स्टोर करती है। ये जो मेमोरी होती है ये मतलब ड्यूरेबल नहीं है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करोगे या फिर आपका डिवाइस स्विच ऑफ हो जाएगा, ये मेमोरी वाइप आउट हो जाती है, मतलब ये मेमोरी क्लीन हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद आता है यहाँ पे स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो होती है ये ड्यूरेबल तरीके से आपके डाटा को सेव करती है। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपने शट डाउन कर दिया, उसके बाद भी जो भी आपका डाटा है वो प्रॉपर तरीके से हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क और रैम को कंपेयर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके डिवाइस में ब्राउज़र इंस्टॉल है, आपके कंप्यूटर में क्रोम है फॉर एग्जांपल। तो जब आप क्रोम को इंस्टॉल करते हो तो वो आपके हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल हो जाता है। जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे तो भी आपका क्रोम जो आपने पहले इंस्टॉल किया है वो आपको मिलेगा वहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप क्रोम पे डबल क्लिक करते हो, आपका जो ब्राउज़र स्टार्ट होता है, वहाँ पे उस टाइम पे आपके हार्ड डिस्क से डाटा को उठा के रैम में लेके आते हैं। तो क्रोम जो प्रोग्राम है, जो भी आपका ब्राउज़र प्रोग्राम है, उसमें जो भी कोड लिखा हुआ है, जैसे ही हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं आपका कोड स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूट होना। तो जब आपका कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है तो हार्ड डिस्क से उठ के वो रैम में आ गया, और जो आपका प्रोसेसर होता है वो रैम से इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनको एग्जीक्यूट करता है और वापस से रैम में दे देता है, ताकि बाकी जगह पे उन आउटपुट को यूज़ किया जा सके। इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। हार्ड डिस्क में आपका परसिस्टेंट तरीके से, ड्यूरेबल तरीके से डाटा सेव हुआ। उसके बाद जब हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हार्ड डिस्क से डाटा उठ के आता है रैम में, और रैम जो है वो CPU को इंस्ट्रक्शंस देती है और CPU रिजल्ट को प्रोसेस करके वापस से रैम में आउटपुट स्टोर करता है। तो हमारा प्रोग्राम में, जैसे मान लो मुझे 2+2 करना है, तो 2+2 का आउटपुट 4 है, तो मेरे प्रोग्राम में कोड लिखा होगा जो ये बोलेगा कि 2+2 करके दो। CPU उस इंस्ट्रक्शन को लेगा, उसके इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट 4 आता है वो वापस से रैम में देगा वापस, और जो 4 आउटपुट है उसको मैं अपने प्रोग्राम में आगे कहीं पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये चेंज चल गई यहाँ पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे SSD और रैम को अलग अलग क्यों रखा गया है, हम यहाँ पे एक सिंगल मेमोरी भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसका एक रीज़न है कि हम क्यों नहीं करते ऐसा। जो हमारी रैम होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। रैम को छोड़ो, सबसे फास्ट होता है आपका CPU की जो क्लॉक स्पीड होती है वो हमें गीगाहर्ट्ज में मिलती है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर वो 10⁹ ऑपरेशन से ज़्यादा कर सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब 1 सेकंड में आप इतने कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो CPU की स्पीड को वेस्ट होने से बचाने के लिए CPU को हमें बहुत ही जल्दी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं।
जितना जल्दी हम सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देंगे उतना जल्दी वो उसको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे बॉटलनेक ये नहीं होती कि हमारी सीपीयू की स्पीड कम है, बॉटलनेक ये बनती है कि सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस बहुत ही जल्दी से दिए जाएं और आउटपुट को बहुत ही जल्दी वापस से लिया जाए। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी चाहिए होती है हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए। तो उसके लिए आती है रैम, और रैम के बाद आता है आपका एसएसडी। एसएसडी जो होती है ये रैम से भी स्लो होती है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं एसएसडी को ना रखूं और हर जगह पे रैम वाली मेमोरी को ही यूज़ कर लूं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फास्ट है। बट हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि जो रैम होती है वो आपकी कॉस्टली होती है कंपेयर टू एसएसडी। तो इस तरीके से ये पूरा मॉडल बना हुआ है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लिया, गेम को इंस्टॉल कर लिया, किसी भी चीज़ को हमने इंस्टॉल कर लिया और उसको कंप्यूटर में रख लिया, तो वहाँ पे हमें सबसे कम पैसे देने हैं, तो वहाँ पे आती है आपकी हार्ड डिस्क एसएसडी। फिर रैम के अंदर जब हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो वो रैम के अंदर लोड हो जाता है, रैम हो गई आपकी थोड़ी और ज़्यादा फास्ट एसएसडी के कंपैरिजन में। और फिर उसके बाद वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सीपीयू इंस्ट्रक्शंस लेता है और वापस ट्रांसफ़र कर देता है। एक कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल डाटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि रैम, एसएसडी वगैरह, ये बस के थ्रू होता है। बस एक लॉजिकल टर्म है, स्कूल बस नहीं। यहाँ पे एक्चुअल में बस मतलब कि एक कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन डिवाइसेस, इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये सारे सिस्टम्स कंप्यूटर के अंदर आपस में कनेक्टेड हैं। इन 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड को देखते हो या फिर आप स्क्रीन को देखते हो, मॉनिटर को देखते हो। बट हम इन कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल कंपोनेंट्स मानते हैं जो कि किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। हम एक कंप्यूटर के साथ कितने भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं प्रिंटर कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे बारकोड स्कैनर कनेक्ट करना है तो मैं उसको भी अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं इनका एक स्पेसिफिक काम होता है और उस काम को ये करते हैं, और अगेन वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को आपका प्रोसेसर ही प्रोसेस करता है। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी होता है, जैसे कि साउंड कार्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्किंग कार्ड होता है। तो बेसिकली इन चीज़ों को हम फिलहाल के लिए साइड में रख सकते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग के लिए तो मेन ये 3 कंपोनेंट्स ही हैं। इसके अलावा